हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपके इस बार 6 मार्च पेपर में 100% आएगा। ये ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न स्टूडेंट जो आपके 6 मार्च का जो पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसमें ये पेपर में सभी प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। वायरल वीडियो आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय का। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को बताते हैं। आपके पेपर में शिक्षा शास्त्र में मैं बात करूं तो केवल 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आपका 5 निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है, तो उसको भी मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज में बता रखा है। आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। शिक्षा शास्त्र हो या कोई और भी अदर सब्जेक्ट हो, उसको पूर्ण रूप से तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो जाकर चैनल पर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, एक एक करके सभी शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्न को मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है स्टूडेंट बहुविकल्पीय का। क्या दिया हुआ है कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार होता है, आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, ये जो संस्कार होता है, ये संस्कार कब होता है? जब शिक्षा प्रारंभ के समय, यानी जब एक बालक, ठीक है, एक बालक जब गुरुकुल में जो है प्रवेश लेता है, यानी एक प्रकार से एडमिशन लेता है, तो उसका क्या है, एक प्रकार से ये संस्कार कराया जाता है, उपनयन संस्कार कराया जाता था वैदिक काल में। ठीक है, और ये कब संस्कार होता था स्टूडेंट? 8 वर्ष की आयु में। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था और गुरुकुल में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाता था, तब इसका 8 वर्ष में ये संस्कार कराकर गुरुकुल में प्रवेश उसको यानी एडमिशन दे दिया जाता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। तो भैया वैदिक काल में मैं बात करूं, काफ़ी बार मैंने आपको बता भी दिया है और आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में होगा भी, जो आपके फर्स्ट चैप्टर है, जिन्होंने पढ़ाई कर रखे होंगे। तो देखिए, दूसरे काल जो आपका दूसरा प्रश्न है, उसमें आपका खा वाला राइट आंसर हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा। यानी वैदिक काल में जो गुरुकुल में पढ़ने वाले को कहा जाता था, वो अंतेवासी कहा जाता था। ठीक है, तो दूसरे का खा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर यहाँ पर, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। तो बौद्ध काल में जो प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वो कौन थे? तो तीसरे का जो खा आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी बौद्ध मठ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तीसरे का खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु थी। देखिए, बौद्ध काल में जैसे शिक्षा आरंभ करने की जो आयु थी, जैसा कि मैंने बताया उपनयन में सेम यहाँ पर भी वही था स्टूडेंट, यानी 8 वर्ष की आयु थी। यानी और इसमें जो एक प्रकार से इसमें भी एक संस्कार होता था, यानी बौद्ध काल में, यानी जो आपका जो सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट, ठीक है, जो आपका दूसरा चैप्टर है, इसमें भी 8 वर्ष की आयु में, ठीक है, जो बालक को एक प्रकार से संस्कार कराया जाता था। उस संस्कार का क्या नाम होता था? आप बताइए कमेंट में यदि आपको पता है। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, इसमें भी एक संस्कार होता था। जैसे वैदिक काल में आपका संस्कार होता था उपनयन, फिर जब बालक एक प्रकार से जब कंप्लीट करता था तो उसका एक संस्कार होता था समावर्तन संस्कार। वैसे ही गुरुकुल में एक प्रकार से बौद्ध मठ में प्रकार होता था प्रवज्जा संस्कार। देखिए, प्रवज्जा संस्कार जो होता था, प्रवज्जा, ठीक है, ये 8 वर्ष की आयु में होता था जब बालक बौद्ध मठ में प्रवेश लेता था। ठीक है, उसके बाद में इनका जो एक संस्कार होता था, ठीक है, प्रवज्जा संस्कार के बाद में उपसंपदा, ये 20 वर्ष की आयु में होता था जब बालक बौद्ध मठ की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता। वैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। फिर इनका समावर्तन संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था जब बालक गुरुकुल से शिक्षा कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, उसको समावर्तन संस्कार से विदाई दिया जाता था। तो इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके ऐसे ही पेपर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी। तो जो मध्यकालीन यानी मुस्लिम कालीन से संबंधित यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे गए हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपके 5वें का राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही आंसर। यानी मध्यकालीन शिक्षा जो प्रभावित थी वो इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। तो 5वें का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में
महिला इतिहासकार कौन थी। यहाँ पर देखिए मध्यकालीन यानी मुस्लिम कालीन से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर बताना है कि इस समय के जो महिला इतिहासकार थी वो कौन थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुलबदन बेगम हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए यानी 6 नंबर का घ आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम हो जाएंगी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि मुस्लिम कालीन से संबंधित इतिहासकार थी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे और इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खा वाला, 1935 ईस्वी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में देखिए 8वां क्वेश्चन, ये सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे शुरू में ही आप लोगों ने हमारे मॉडल पेपर का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा शुरू में ही 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपसे बेहतर क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि एग्जामिनर के दृष्टिकोण से देखा जाए स्टूडेंट तो सबसे पहले उसी को यही दिखता है। ठीक है, और वो देखता है कि भैया बच्चे ने कैसा किया है, क्वेश्चन का आंसर सही दिया है गलत किया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देता है। और आप लोगों ने एक बात जरूर सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही भैया अच्छा कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स पूरे में देगा और आपकी कॉपी के प्रति वो अच्छा दृष्टिकोण रखेगा। लेकिन भैया पहले में ही गड़बड़वा दिया, आपने बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर ही सही नहीं दे पाया या उसको छोड़ दिया तो एग्जामिनर सोचेगा कि भैया जब बहुविकल्पीय जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है वही नहीं कर पाया तो आगे जो लंबे क्वेश्चन होगा लघु दीर्घ अति ये कैसे किया होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो 8वां जो क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ पर खा हो जाएगा आपका नूरुल हसन हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 8वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए मुझे। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया। शिक्षा का जो अधिकार विधेयक जो पारित किया गया स्टूडेंट वो आपका कौन सा हो जाएगा 2009 बताया जा रहा है इनमें से राइट आंसर। तो इनमें से 2009 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका एक चैप्टर भी है मदन मोहन मालवीय जी का जो कि एक शिक्षा शास्त्री हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इनकी स्थापित जो संस्था है वो कौन सी है, तो वो है भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। यहाँ पे देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है स्टूडेंट, बनारस में है। ठीक है, बनारस में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने कब की थी 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा 1916 में बनारस में, जिसको BHU के नाम से अभी भी जाना जाता है। ठीक है, किसने की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। तो 10 नंबर का आपका गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 11 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा 1916 ईस्वी हो जाएगा। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 11 का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर, श्रीमती एनी बेसेंट मूल रूप से भारतीय ना होकर क्या है। यानी जो श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं ये मूल रूप से भारतीय ना होकर क्या है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या अंग्रेज थी या फ्रेंच थी, जापानी थी। ठीक है, जापानी थी या आयरिश थी। तो भैया मूल रूप से भारतीय ना होकर, देखिए भारतीयों पर इनका एक प्रकार से ज़्यादा वो था, ठीक है, लगाव, लेकिन ये एक प्रकार से जो इनका जन्म हुआ था भारतीय ना होकर वो आयरिश थी। ठीक है, इनमें से 12 का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो ये किया था भैया एक प्रकार से बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किन्होंने किया था। 13 का आपका राइट आंसर गा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है डॉक्टर राधा कृष्णन का। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताइए क्या एनी बेसेंट हो जाएंगी, बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या एनी बेसेंट होना चाहिए। ऑप्शंस तो ये दे रखा है चारों, लेकिन क्या इनमें से एनी बेसेंट हो जाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो एनी बेसेंट ही लग रहा है। आपके हिसाब से 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट में बता सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट का जन्म हुआ था कहाँ पर। तो देखिए एनी बेसेंट का जन्म जो लंदन में हुआ था स्टूडेंट, यानी आपका 14 नंबर का घा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन बिल्कुल सही आंसर है।
उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की शिक्षा योजना निम्न है सिवाय बेसिक शिक्षा, नई तालीम, हस्तशिल्प शिक्षा, वर्धा योजना। तो इनमें से केवल एक को छोड़कर वो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई तालीम। बाकी सारी हैं वैदिक शिक्षा, वर्धा योजना, हस्तशिल्प शिक्षा। ठीक है, इसको छोड़कर नई तालीम को। ठीक है, तो 15 का गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट 16 नंबर की, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारी जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है, यह शैक्षिक मान्यता किसकी है। यानी सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का क्या है, समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है, यह शैक्षिक मान्यता किसकी है, ये आपको बताना है। तो इनमें क्या महात्मा गांधी की हो जाएगी, श्री अरविंदो की, या डॉक्टर राधाकृष्णन की, या रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये एक प्रकार से दिया हुआ स्टूडेंट क्वेश्चंस, और आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, यानी रविंद्रनाथ और टैगोर हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। 16 नंबर का घ आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है, ये आपको बताना है। तो पर्यावरण का जो जनजीवन से संबंध है स्टूडेंट, वो कैसा है, वो है भैया घनिष्ठ, यानी हमारे साथ में क्या है भैया, घनिष्ठ संबंध है। ये देखिए घनिष्ठ वाला। ठीक है, तो 17 नंबर का आपका ख आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर बताया जा रहा है स्टूडेंट, 18 नंबर का आपका गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ था। तो 18 का गा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट 19 नंबर, भारत में देखिए भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। तो भारत में जो पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 1986 को की गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1986 राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है। तो जो कैंसर रोग होता है स्टूडेंट, आपको बताना है ये किस प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, किसका परिणाम बताया जा रहा है। तो इनमें से ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसी से स्टूडेंट कैंसर रोग होता है। ठीक है, कैंसर रोग का यही परिणाम माना जाता है। ठीक है, और भी हम चलिए दिखा देता हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों से स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, आप लोग शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो देखिए मैं बात करूँ तो शिक्षा शास्त्र के बहुत कम स्टूडेंट हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, आपका जो टारगेट होगा वो आप टारगेट जरूर अचीव करोगे। आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे, आप लोगों को हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट दिख जाएगा जो कि सभी सब्जेक्ट का हालांकि मैंने बना रखा है। आपको उसमें A to Z जानकारी मिल जाएगी, A to Z वीडियो मिल जाएगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकता है। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, आपको मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूँगा तो आप मॉडल पेपर पर ही फोकस कीजिए। ठीक है, जो आपका मॉडल पेपर है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, यानी इन चारों में से बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, घा हो जाएगा। यानी ये बाढ़ भी हो जाएगा, बाढ़, आग, सूखा, सुनामी, ठीक है, भूस्खलन, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। फिर भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ये आता है। इनमें से हालांकि देखिए मैं जो आग की बात करूँ तो ये एक प्रकार से मानवकृत आपदा भी हो सकता है। ठीक है, मानवकृत आपदा। तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर यहाँ पर घा वाला बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है। यानी भारत में वो कौन सा शिक्षा है जिसको अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है। क्या तकनीकी शिक्षा है, कंप्यूटर शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है। तो 22 नंबर का घा आंसर हो जाएगा। जो प्राथमिक शिक्षा है इसको अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना हुई कब हुई, इनमें से 23 का घा हो जाएगा आपका स्टूडेंट, सन 1986 से 1988 में हुई थी। 23 नंबर का घा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, शैक्षिक स्तर के उन्नयन व सुधार के उपाय हैं। तो शैक्षिक स्तर के उन्नयन व सुधार के उपाय इन चारों में से कौन से हो जाएंगे, आप लोग जरूर बताइएगा स्टूडेंट कमेंट में। देखिए 24 का घा राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी बताया जा रहा है। इनमें से अनुशासन व्यवस्था को सुचारू बनाना,
खा है पाठ्यक्रम को उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाना, गा है अध्यापकों द्वारा अधिक शैक्षिक प्रयास करना, और घा है उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का घा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत पूछे गए भैया कि तुम मुझे 100 सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक महान राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। ये कथन किसका है? तो ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक कथन को बताना भैया। तो मैं बात करूं स्टूडेंट, तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा वाला हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए इनमें से राइट आंसर जो बताया जा रहा है वो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएंगे, ये राइट आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं और भी क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है 26 नंबर, देखिए देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो देश में जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है ये जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1978 में, यानी 2 अक्टूबर 1978 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रांत, देखिए कौन सा प्रांत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? यानी इनमें से भैया आपको बताना है वो कौन सा प्रांत है जिसमें, यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगभग 22 करोड़ जनसंख्या थी पहले के, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए तो 25 से 26 करोड़ जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जहाँ से भैया हम लोग भी विद्यमान या बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो क्या बताया जा रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो जाएगी, जो कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण बताया जा रहा है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा है? तो भैया ये एक प्रकार से किसी ने कथन दिया हुआ है और आप लोगों को बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर 29 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अंतर्दृष्टि या सूझ सीखने के सिद्धांत के जनक हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ सीखने के सिद्धांत के जो जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो तीसरे का खा राइट आंसर हो जाएगा, कोहलर हो जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 30 का खा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट टोटल जो कि 30 ही मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और भी मैं तैयारी का वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आपका हिंदी का पेपर होगा, उसके बाद में आपका होगा जो कि नागरिक शास्त्र का, फिर आपके होंगे अर्थशास्त्र का, फिर 5 तारीख को होगा इतिहास का, 6 तारीख को शिक्षा शास्त्र का, फिर उसी तरीके से 8 तारीख को समाजशास्त्र का, 10 तारीख को आपका भूगोल का। इसी तरीके से मैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ और भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।